रात को 10 बजे अचानक पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई जब 2 कांस्टेबलों ने आकर इतला दी, मैडम जोलीसा आ रही हैं यहाँ। डैमल उछल पड़ा। हाँ, तन्हा है? नहीं, मिस्टर डीन और 2 और अफराद उनके साथ हैं। तुम्हें यकीन है कि वो इसी तरफ आ रही हैं? हालांकि इससे कबल ऐसा नहीं हुआ, इस इमारत से ज़्यादा दूर नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए जनाब? मिस्टर डैमल ने मुझसे पूछा। अपने दफ्तर में उसका इस्तकबाल करो। मगर वो, मिस्टर डैमल बौखलाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें तसल्ली दी। इससे कबल जब भी कोई ज़रूरत होती थी वो मुझे तलब कर लिया करती थी, ना जाने क्यों। तुम्हें हौसला रखना चाहिए। तुम जोलीसा के ज़ाती मुलाजिम नहीं हो बल्कि पुलिस के मुलाजिम हो। एक पुलिस अफसर की शान से उसका इस्तकबाल करो और हाँ, मुझे साथ रखो। तुम कह सकते हो कि मुझसे मेरे बारे में तफ्तीश कर रहे हो और इसलिए मैं इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मैं मिस्टर डैमल को ये तमाम बातें समझा रहा था कि जोलीसा अंदर दाखिल हो गई। एक दराज कामत और खूबसूरत औरत थी, लेकिन चेहरे के नकूश बताते थे कि खूंखार फितरत की मालिक है। मैंने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। मिस्टर डीन के साथ 2 आदमी और भी थे जिनकी इतला पुलिस के सिपाहियों ने मिस्टर डैमल को दी थी। मिस्टर डैमल इस्तकबाली अंदाज में उठ खड़े हुए और फिर फौरन ही मेरी हदायत के मुताबिक कुर्सी पर बैठ गए। जोलीसा गजबनाक निगाहों से मिस्टर डैमल को देख रही थी। उसने आगे बढ़कर कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, बड़े मियाँ, मेरे ख्याल में अब तुम इस नौकरी के काबिल नहीं रहे और बेहतर यह है कि तुम रिटायरमेंट ले लो, बल्कि मैं इसके लिए सिफारिश करूंगी। मिस्टर डैमल ने सर्द निगाहों से जोलीसा को देखा। वो बोली, मैं पूछती हूँ, आखिर मछली चौक में यह जलसा कैसे हुआ? लोग वहां जमा हो गए, चंद लोगों ने तकरीरें की और जलसा हो गया। मिस्टर डैमल के जवाब पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन जोलीसा कुछ और गजबनाक हो गई। क्या पुलिस के कुछ फ़राइज़ नहीं थे इस सिलसिले में? पुलिस के फ़राइज़? मिस्टर डैमल ने सवालिया निगाहों से जोलीसा को देखा। हाँ, पुलिस के फ़राइज़। भला टोरिसो के लोग एक जलसा मुनक्किद करते हैं तो इस सिलसिले में पुलिस के क्या फ़राइज़ हो सकते हैं? मैंने सुना है कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं थे। हम लोगों ने जलसे में शिरकत नहीं की। मिस्टर डैमल ने दूसरा पुरमज़ाह जवाब दिया। जोलीसा के चेहरे पर अब हैरत के नकूश पैदार हो गए। उसने डीन की तरफ देखते हुए कहा, यह बुड्ढा वाकई पागल हो गया है। देखो तो किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। डीन, इसके इस अंदाज़े गुफ्तगू की वजह क्या हो सकती है? मैं नहीं कह सकता मैडम। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस शख्स की आमद ने यहाँ के हालात में नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा की हैं। डीन का मकसद सिर्फ ये था कि जोलीसा को मेरी जानिब मुतवज्जा करे, क्योंकि मैंने उसे तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की थी और वो अब तक उस गुफ्तगू को याद रखे हुए था। मगर उसने जोलीसा को मेरी जानिब मुतवज्जा कर दिया। ये कौन है? उसने सवाल किया। टोरिसो का वो अजनबी जिसे होटल में हंगामे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया है। ओह, तो ये वो शख्स है। जोलीसा ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर अचानक ही उसे जलसाम याद आ गया और वो एक बार फिर मिस्टर डैमल की जानिब मुतवज्जा हो गई। मिस्टर डैमल, मैंने तुम्हें हर तरह सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तुम वाकई अपनी नौकरी के काबिल नहीं रहे। अव्वल तो टोरिसो में कोई जलसा होना ही नहीं चाहिए था, और अगर होना था तो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होना चाहिए था, और अगर हो ही रहा था तो मेरी इजाज़त के बगैर तो तुम्हें मेरे पास आकर मुझे इस जलसे के बारे में इत्तला देनी चाहिए थी। मैं पूछती हूँ, आखिर यह जलसा मेरी इजाज़त के बगैर कैसे हुआ? मैडम, टोरिसो के रहने वाले भी हुकूमत पनामा के शहरी हैं और उन्हें पनामा के कवानीन के मुताबिक इस किस्म के जलसे करने का हक हासिल है। मैं गैर कानूनी तौर पर तो उन्हें नहीं रोक सकता था। तो अब टोरिसो में दूसरों के कवानीन भी चलने लगे। आप उन लोगों को सजा दीजिए जिन्होंने ये जलसा मुनक्किद किया है। ठीक है मिस्टर डैमल, मुझे जलसा करने वालों के खिलाफ पुलिस फोर्स दरकार है। आप फौरन पुलिस फोर्स का बंदोबस्त कीजिए ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। अफसोस, हमारे पास इस कदर पुलिस फोर्स कहाँ है, आपको खुद इसका अंदाज़ा है। बल्कि आप ही की हदायत के मुताबिक यहाँ बहुत कम लोगों को रखा गया है और वो सिर्फ टोरिसो के वो इंतजामात करते हैं जिनकी हदायत आपकी तरफ से मिली हो। अब भला हमें क्या मालूम कि मछली चौक पर कोई जलसा मुनक्किद हो रहा है। अगर आपकी तरफ से हदायत मिलती तो हम अपने तौर पर अमल करते। हम इस सिलसिले में अपने आप को बेकसूर करार देते हैं। बहुत ज़्यादा बातें बनाना आ गई हैं मिस्टर डैमल, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम अपनी ज़ुबान में नहीं बोल रहे, न जाने किसकी ज़ुबान में बोल रहे हो। बस यही अंदाज़ा लगाना है। मिस्टर डैमल खोई खोई निगाहों से उसे देखने लगे। जोलीसा ने कहा, और बहुत जल्द मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ करूँगी और इन लम्हात को जहन में रखूँगी जब तुमने मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू की। मिस्टर डैमल, वो एक झटके से वापसी के लिए मुड़ी, दरवाजे के करीब पहुंची और फिर जैसे उसे ख्याल आया
उसने मेरी तरफ रुख किया और पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, और तुम मेरे साथ आओ। मैंने हैरानी से उसे और फिर मिस्टर डैमल को देखा और हैरत से बोला, मिस्टर डैमल, क्या मुझे आज़ादी दी जा रही है? मिस्टर डैमल गड़बड़ा गए। भला वो इस सिलसिले में क्या जवाब देते। मैंने शाने हिलाते हुए कहा, असल बात तो यह है कि मैं यहाँ के माहौल को ही नहीं समझ सका। खैर, अगर आप इजाज़त देती हैं मिस्टर डैमल, तो मैं मैडम जोलीसा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे साथ आओ? जोलीसा ने करख्त लहजे में कहा और मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। मैं अपनी उस शख्सियत का इजहार नहीं करना चाहता जो थी। मिस्टर डैमल ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता डीन मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं जोलीसा के साथ साथ चलने लगा तो उसने फिर करख्त लहजे में कहा, मुझसे एक कदम पीछे रहो। मैंने उसकी इस हदायत की भी तामील की। बहरहाल मैडम जोलीसा को देखना था, ज़रा करीब से देखना था, और ये पहला मौका था। वैसे पुरकशिश खातून थी, और अगर चेहरे पर यह करख्तगी ना होती तो उन्हें महबूबियत की निगाह से भी देखा जा सकता था। बहरहाल हम लोग वहाँ से चल पड़े और कुछ देर के बाद मैडम जोलीसा की पुरशिकवा रिहाइशगाह में पहुँच गया। बड़ा खूबसूरत मकान था, लातादाद कमरे, लातादाद मुलाजिम। बाकायदा फ़ौज पाली हुई थी मैडम जोलीसा ने मुलाजमों की। वैसे उनके बारे में जिस कदर मालूमात हासिल हो चुकी थी वही काफ़ी थी। मज़ीद दिलचस्पी यहाँ आके पैदा हो गई। मैडम जोलीसा ने मुझे मिस्टर डीन ही के हवाले कर दिया। डीन, इसके लिए क़यामगाह का बंदोबस्त करो। इस वक्त तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिन में से मेरे सामने पेश करना, और हाँ, इसके साथ रियायत की जाए। मैडम जोलीसा का अंदाज इस कदर शाहाना था जैसे कोई मलका बोल रही हो। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि टोरीसा का माहौल जो कुछ भी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मुझे अपने मकसद में मुश्किल पेश आए। शीमल को मैं देख चुका था और जोलीसा का खेल यहाँ ख़त्म करने के बाद शीमल को अपने साथ ले जाकर मेलिना के हवाले करना मेरा काम था। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करना चाहता था, और ये काम मैं जब भी चाहता ख़त्म कर देता। मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। गर्ज ये कि मैं उस कमरे में पहुंचा दिया गया जो बड़ी उम्दगी से आरास्ता था। मिस्टर डीन ने मुझे अंदर दाखिल करते हुए कहा, और इस कमरे को भी तुम कैद खाना ही समझना। मेरा मतलब है तुम यही समझना कि तुम पुलिस लॉकअप में हो। बाहर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है। बाहर पहरा होगा, और अगर तुमने खिलाफ वर्जी की तो ये पहरेदार बिला तकल्लुफ़ तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर तुम्हें वापस कमरे में डाल देंगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि कल मैडम जोलीसा का कोई नया हुक्म तुम्हारे लिए आ जाए। मैंने मुस्कुराते हुए मिस्टर डीन से कहा, जैसा आप हुक्म देते हैं मिस्टर डीन। मैंने वहाँ भी आपकी हुक्म अदूली नहीं की थी और यहाँ भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मगर तुम्हारा लहजा वहाँ बहुत मुख्तलिफ था। हाँ, मेरा लहजा यहाँ भी मुख्तलिफ हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें, मैंने जवाब दिया, और मिस्टर डीन मुझे पुरख्याल निगाहों से देखते रहे। फिर गर्दन झटक कर बाहर निकल गए। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया, और अब ना सोचना ज़रूरी था ना समझना। खाना वगैरह मैं खा चुका था और कोई ऐसी और हाजत नहीं थी जिसके लिए मुझे मुलाजिम से रुजू करना पड़े। चुनाचे आराम से उस बिस्तर पर लेटकर सो गया जो मैडम जोलीसा ने मेरे लिए यहाँ फराहम किया था। रात बड़ी पुरसुकून गुजरी। सुबह को बेहतरीन नाश्ता दिया गया और बस इसके बाद कोई ख़ास बात नहीं हुई। लेकिन 1 बजे मुझे लंच के लिए तलब कर लिया गया और दरवाज़ा खोलकर बाकायदा मुझे दावत दी गई। मैंने यह दावत कबूल कर ली और उन लोगों के साथ चल पड़ा। गुस्ल वगैरह से फरागत हो चुकी थी, अलबत्ता शेव बड़ी हुई थी जिसका यहाँ कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। जोलीसा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। यह ड्राइंग रूम भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन वो तन्हा नहीं थी। मैंने एक ऐसे शख्स को वहाँ देखा जिसका सीना उसके निचले बदन की निस्बत काफ़ी चौड़ा था और गर्दन बस किसी थाल में रखी हुई महसूस होती। सर अंडे के छिलके की तरह साफ शफाफ, आंखें गोल उल्लुओं जैसी। एक निगाह देखने से वो एक अजीबुल खलकत इंसान नजर आता और ना जाने क्यों मेरे जहन में ये तस्वुर पैदा हो गया कि ये मिस्टर हॉन्डलाक हैं। जोलीसा ने हकारत आमेज अंदाज से मुझे देखा, लेकिन नरम लहजे में बोली, बैठ जाओ, तुम्हें मैडम जोलीसा के साथ खाना खाने का फ़ख्र हासिल हो रहा है, और अगर ये बात टोरीसो के किसी भी शख्स से कहोगे तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर हॉन्डलाक का कहना था कि तुम्हें इज्जत का मुकाम दिया जाए। ये मिस्टर हॉन्डलाक हैं, यूँ समझ लो मेरे हम पल्ला, मेरे दस्ते रास्त। हेलो, मैंने मिस्टर हॉन्डलाक से आंखें मिलाए बगैर कहा। मिस्टर हॉन्डलाक ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बदन में जुम्बिश भी नहीं हुई थी और वो अपनी जगह उसी तरह बैठे हुए थे जैसे कोई पथरीला मुजस्मा रखा हुआ हो। खाना खामोशी से खाया गया और इस दौरान मिस्टर हॉन्डलाक ने एक भी नज़र नहीं उठाई थी। मैं भी साकित जहन के साथ खाने में मसरूफ़ रहा। खाने से फरागत के बाद जोलीसा अपनी जगह से उठी और दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। मिस्टर हॉन्डलाक भी उसके साथ साथ थे और मुझे भी साथ आने की हदायत की गई। जोलीसा ने कहा,
और अब तुम अपने बारे में तमाम तफसीलात मुझे बताओगे। मसलन मैंने सवाल किया, टोरिसो में तुम्हारी आमद की वजह क्या है? सयाहत। कहाँ के रहने वाले हो? बताना ज़रूरी नहीं समझता, मैंने कहा, और जोलीसा ने चौंक कर मुझे देखा और फिर बोली, कहाँ के रहने वाले हो? बताना पसंद नहीं करता मैडम जोलीसा। मैंने भी उसी लहजे में कहा और वह मुझे देखती रही, फिर हंस पड़ी। खैर, यह भी मालूम हो जाएगा, अभी नहीं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर सयाहत की गर्ज से इधर आए तो क्या टोरिसो में दाखिल होने से पहले तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि टोरिसो में दाखिला ज़रा मुश्किल होता है? मैंने किसी से पूछा ही नहीं मैडम जोलीसा। पनामा की सियाहत के लिए आने वालों को टोरिसो से कभी कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि इसका नाम ना नक्शा सयाहत में है और ना ही टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी कोई पब्लिसिटी करता है। फिर तुमने टोरिसो की तरफ रुख क्यों किया? बस पनामा के मुख्तलिफ शहर देखते हुए इस कस्बे का भी ख्याल आ गया। वैसे निहायत घटिया जगह है और आपने तो मैडम इसे बहुत ही गलीज बना दिया है। यहाँ के रहने वाले एक हिसार में कैद हैं। मैं सवाल कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? तुम मुझसे सवाल करने का कोई हक रखते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं ये हक किसी को नहीं देती। तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि टोरिसो में पनामा की हुकूमत के अहकामात नहीं बल्कि मेरे अहकामात चलती हैं। इसी बात ने तो मेरे दिल में दिलचस्पी पैदा की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे। ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे रुजू करना पड़ेगा डियर। पहली बार मुझे मिस्टर होंडलाक की आवाज़ सुनाई दी और जोलीसा हल्का सा कहकहा लगाकर खामोश हो गई। होंडलाक ने अपनी उल्लू जैसी आंखें घुमाई और मैंने उसके चेहरे पर निगाहें जमा दी और अचानक ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मिस्टर होंडलाक की आंखों का रंग बदल रहा था और ये बदलता हुआ रंग मुझे अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा था। मेरा जहन दर हकीकत इस कदर शदीद झटके का शिकार हुआ था, क्योंकि अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो मिस्टर होंडलाक भी शबलीस थे। यकीनी तौर पर जो अमल उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था उससे यही पता चलता था कि वो काले जहन वाले हैं। इस तरह एक काले जहन वाला मुझे मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। वैसे बहुत से अलूम जानते हैं लोग, लेकिन ब्लैकर्स का मसला कुछ और ही होता है। ये मालूम करने के लिए कि क्या दर हकीकत ये ब्लैकर्स हैं या फिर कोई इल्म इनके पास है, मैंने उनके जहन को टटोलना शुरू कर दिया और अब मैंने मिस्टर होंडलाक के चेहरे पर भी अजीबोगरीब तासुरात देखे। उनकी गोल गोल उल्लू जैसी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और मेरी आंखें उनकी आंखों से टकरा रही थीं। अगर कोई ऐसा अमल होता जिसकी बिना पर हमारी निगाहों से निकलने वाली शुआएं देखी जा सकती तो इस वक्त एक अजीबोगरीब मंजर नजर आता। हम दोनों एक दूसरे के जहनों को झटके दे रहे थे, लेकिन ना मैं मिस्टर होंडलाक से कम था और ना मिस्टर होंडलाक मुझसे कम, क्योंकि हम एक ही कुव्वत के मालिक थे। मेरे होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई और मिस्टर होंडलाक भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए और इसके बाद उन्होंने वो सिलसिला तर्क कर दिया। एक शबलीस को दूसरे शबलीस से जो लगाव हो सकता है शायद वो और किसी से नहीं हो सकता। गोया इन चंद लम्हात में काया पलट हो गई थी। मिस्टर होंडलाक अब जोलीसा के नहीं बल्कि मेरे दोस्त थे। यकीनी तौर पर मुझे इस बात का पूरा एतमाद था। तभी मेरे जहन में मिस्टर होंडलाक की आवाज़ गूंजी, और मैं तुम्हें जान चुका हूँ और यकीनी तौर पर तुम भी मुझे पहचान चुके हो, लेकिन जो गुफ्तगू होगी वो इस अंदाज में होगी, ना मैं उसका बुरा मानूंगा और ना तुम। तुम्हें इसकी आज़ादी हासिल है कि जिस अंदाज में चाहो गुफ्तगू करो। बाद में मैं और तुम इस सिलसिले में कोई मुनासिब समझौता करेंगे। तब मिस्टर होंडलाक ने अपनी जहनी गुफ्तगू का सिलसिला तर्क करके मेरी जानिब देखा और तल्ख लहजे में बोले, और तुम मुझे अपने बारे में बताओगे कि आखिर तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकिल रफ़ीक है, मैंने सहरज़दा लहजे में कहा। टोरिसो में तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? पनामा में मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसका नाम मेलिना था और वो वहाँ एक कॉल गर्ल की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही थी। वो एक सयाह की सियाहत में कॉल गर्ल की हैसियत से आई और उस रात उसने मुझे अपनी कहानी रो रो कर सुनाई। उसने कहा कि यहाँ उसकी बहन शीमल मौजूद है और उन दोनों का कोई राब्ता नहीं है। बस यहाँ से टोरिसो मेरे इल्म में आया और मैं दिलचस्पी की खातिर इस सिमत चला आया, क्योंकि मुझे उसने अपनी कहानियाँ सुनाई थीं। तुम अपने जहन में कोई ख़ास मकसद लेकर आए हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दिलचस्प तजस्सुस मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ आकर तुमने कोई ऐसा अमल किया जो मैडम जोलीसा के खिलाफ हो? हरगिज़ नहीं। मैडम जोलीसा से अव्वल तो मेरा कोई तारुफ नहीं था, दोइम मैं किसी ऐसे अमल के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि बस यूं ही चला आया और इसके बाद यहाँ से वापसी का इरादा रखता हूँ। मिस्टर होंडलाक ने जोलीसा को देखा। जोलीसा का चेहरा किसी हद तक मोतदिल नजर आने लगा। उसने कहा, आप क्या कहते हैं इस शख्स के बारे में मिस्टर होंडलाक? मुझे इसमें एक दिलचस्पी सी महसूस हो रही है जोलीसा डियर। तुमने ये गौर नहीं किया कि ये कोई मशरकी बाशिंदा है? हाँ, मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा है।
मशरिक के बारे में। मैं इससे काफ़ी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मेरे कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके लिए ये शख्स निहायत मौजू रहेगा। मशरिक में मुझे चंद ममालिक में कुछ काम करने हैं। मेरे ख्याल में तुम इसे मेरे हवाले कर दो और अपने मामलात खुद देखो। गोया ये शख्स बहस से खारिज है। बिल्कुल, इसके बारे में तुम मुतमईन रहो। ये बिल्कुल सादा जहन का मशरकी सयाह है। मैं इससे मालूमात हासिल करने के बाद इसका जहन साफ करके टोरिसो से वापस भेज दूंगा। यूं ये हमारे लिए कोई मसला नहीं बन सकेगा। जैसा तुम बेहतर समझो मिस्टर होंडलाक। हमारे दरमियान हमेशा ताउन रहा है। लेकिन ये डैमल की जुबान क्यों बदल गई? मिस्टर डैमल ही नहीं बल्कि टोरिसो के मछली चौक में जो जलसा आम हुआ वो टोरिसो की तारीख के खिलाफ है। मैं दर हकीकत ये जानना चाहती हूँ कि इन लोगों को ये जुर्रत किस तरह हुई। और सुना ये जा रहा है कि हमारे कुछ लोग भी उन लोगों से मिल गए हैं। मसलन डीन, जिन लोगों को उन नौजवानों की गिरफ्तारी के लिए ले गया था, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने से गुरेज किया और खुद भी जलसे में शामिल हो गई। मैं इन तमाम बातों की वजह जानना चाहती हूँ। खैर, वजह तो कोई मुख्तलिफ नहीं है। जाहिर है यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो लोग सोचते हैं और उनके दरमियान एक बागियाना जज्बा पैदा हुआ है। नहीं मिस्टर होंडलाक, ये जज्बा तो ख़त्म करना पड़ेगा। हो जाएगा। तुम जानती हो डार्लिंग, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसमें कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती। मुमकिन है इनकी आवाज़ टोरिसो से बाहर निकल जाए। तो फिर? होंडलाक ने मुस्कुराती निगाहों से जोलिसा को देखा। डियर होंडलाक, तुम बहुत लापरवाह इंसान हो, मगर मैं लापरवाही नहीं बरतना चाहती। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। अब इस कदर परेशान क्यों हो? ठीक है, लोगों को कुछ तफरीह कर लेने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जोलिसा ने अजीब सी निगाहों से होंडलाक को देखा और होंडलाक भी मुस्कुरा दिया। मैंने उन दोनों की आंखों में जो कुछ देखा था उसने मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मिस्टर होंडलाक कैसे इंसान हैं, ये बात ज़रा काबिल गौर थी। वैसे उन्होंने जो अमल किया था उससे मुझे इत्मीनान था कि मैं उनकी तहवील में पहुंच जाऊंगा और इसके बाद उनसे कुछ तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। कुछ देर के बाद जोलिसा ने मिस्टर होंडलाक को इजाज़त दे दी और कहने लगी, यहाँ के मामलात संभालिए मिस्टर होंडलाक। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन लोगों का कत्लेआम करा दूं, जलसा आम में गोली चलवा दूं या कुछ और लोगों को ज़िंदगी से महरूम कर दूं। ऐसा कोई काम तो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करोगी जोलिसा। मगर उन लोगों को भी तो देखिए। ठीक है, मैंने कह दिया है तुमसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसके बाद तुम्हें तरद्दुद नहीं करना चाहिए। और वह बूढ़ा पुलिस अफसर, उसे भी अभी नज़रअंदाज कर दो। क्यों? आखिर क्यों? इस बार तुम इस कदर रहमदिल क्यों हो रहे हो? ये सवाल मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है जोलिसा। मैं न पहले कभी रहमदिल था और न अब रहमदिल हूँ, लेकिन बाज़ मामलात में जल्दबाजी नहीं की जाती। और अगर कोई यहाँ से बाहर निकल गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? होंडलाक ने सवालिया निगाहों से जोलिसा को देखा। जोलिसा ने कोई जवाब नहीं दिया और एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी तौहीन तुम बर्दाश्त करने लगे हो अब। मुझे इस बात का पूरा एहसास है। होंडलाक हंस पड़ा। उसने कहा, और इस बात का एहसास भी तुम्हें यकीनन है कि मैं तुम्हारी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोलिसा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैं इस उम्र के लोगों का इश्क पहली बार देख रहा था और मुझे इसमें लुत्फ़ आ रहा था। तब मिस्टर होंडलाक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और अब तुम मुझे इजाज़त दो, इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। आओ, उसने भारी लहजे में कहा और मैं मशीनी अंदाज में उसके साथ चलने लगा। यह अंदाज़ा तो मुझे एक लम्हे में हो गया था कि मिस्टर होंडलाक अब मेरी तरफदारी कर रही हैं और यकीनी तौर पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। एक इंतहाई नफीस और खूबसूरत खुली हुई कार में बिठाकर मिस्टर होंडलाक मुझे अपनी रहायशगाह ले गई और ये टोरिसो की दूसरी शानदार और बड़ी कोठी थी, जिसके ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद मिस्टर होंडलाक ने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, और मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त कि मैंने तुम्हारे साथ ये रवैया इख्तियार किया, जबकि हकीकत यह है कि ज़हनी रिश्ते से हम दोनों दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। कोई बात नहीं मिस्टर होंडलाक, मैं समझ चुका था कि आपने अपना रवैया क्यों तब्दील कर लिया है। भला तुम ना समझते। नाम क्या है तुम्हारा? आकिल रफ़ीक। कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो? और जवाब में मैंने अपने वतन का नाम ले दिया, मशरिक, 100% मशरिक। हाँ, शबलीसों को एक दूसरे की कहानी से इस कदर दिलचस्पी होती है, इसका अंदाज़ा तुम्हें भी बखूबी होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। और तुम दूसरे शबलीस हो जो मुझे मिले हो। इससे पहले मेरी मुलाकात एक और शबलीस से हो चुकी है, लेकिन दोबारा मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पैराग्वे का रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम रोवेल डिमांडस था। मिस्टर रोवेल डिमांडस से आपकी मुलाकात कहाँ हुई मिस्टर होंडलाक? पनामा में। वो पनामा आए हुए थे। गुड।
उनका क्या मुस्तकिल पैराग्वे ही में है? हाँ, मेरे जहन में एकदम कई सवाल आता है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। हम दोनों अब एक दूसरे से जहनी गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। जानते थे कि सभी एक दूसरे के जहनों का ख्याल रखते हैं। मिस्टर हॉन्डलाक ने कहा, आपको मैं एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत देता हूँ और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान का हक है कि वो अपने मेज़बान से पहले अपनी ज़ात के तमाम सवालात करे। हाँ मिस्टर हॉन्डलाक, मेरे जहन में बेशुमार सवालात हैं जिनका बराहे करम आप जवाब दे दीजिए। पहला सवाल मुझे करने की इजाज़त दो मिस्टर आकिल रफ़ीक। जी जी ज़रूर। ये बताओ, यहाँ टोरिसो में तुम्हारी आमद किसी ख़ास मकसद के तहत हुई है या दर हकीकत एक सियाही की हैसियत से तुम इस सिमत निकल आए हो? नहीं, ख़ास मकसद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं जब पनामा पहुंचा तो वहां दर हकीकत मुझे मेलिना नामी एक लड़की मिली और उसने मुझे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। इस अंदाज में सुनाई कि मैं उससे मुतासिर हो गया। मैंने उसे वादा किया कि उसकी बहन शीमल को मैं उसके हवाले कर दूंगा और वो यकीन ना करने वाले अंदाज में खामोश हो गई। और आप ये बात जानते हैं मिस्टर हॉन्डलाक कि अगर किसी शबलीस की बात पर कोई यकीन ना करे तो उसकी जहनी कैफियत क्या हो जाती है। अच्छी तरह जानता हूँ, मिस्टर हॉन्डलाक ने मुस्कुराते हुए कहा। बस यही वजह थी कि मैं टोरिसो की जानिब निकल आया और तुमने पुलिस की तकदीर पर कालक लगा दी। क्या मतलब? क्या अब मुझसे ये भी बात छुपाओगे कि मिस्टर डैमल का लहजा क्यों बदल गया और तुम उसके कैदी थे? भला वो पुलिस ऑफिसर ये मजाल कैसे रख सकता है कि जोलीसा से निगाहें मिलाकर बात करे? लेकिन जोलीसा का कहना है कि मिस्टर डैमल अब अपनी ज़ाती ज़ुबान में गुफ्तगू करने लगे हैं। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मछली चौक पर जलसा आम भी गालिबन तुम्हारे ही ईमा पर हुआ। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात यहाँ एक शबली से हो जाएगी। मैं नहीं कह सकता ये किसकी खुशबख्ती है, शायद जोलीसा की, वरना उसके साथ जो कुछ होता वो नहीं जान सकती। मेरे अलावा ये कौन समझ सकता है कि क्या होने वाला था उसके साथ? भला एक शबलीस अगर कोई अमल करना चाहे तो उसे कोई रोक सके? तो फिर अब आप मुझे जोलीसा के बारे में तफसीलात बता दीजिए। बिगड़ी हुई औरत है, इक़्तिदार की ख्वाहां, कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ उसकी ज़ात से वाबस्ता हैं जो उसके बुरे माजी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन दर हकीकत मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने अपनी मैयत का एक तवील अरसा मुझे दिया है। मेरी शक्ल सूरत ऐसी नहीं कि मैं किसी की ज़ाती पसंद बन सकूं, और इस शक्ल सूरत के बावजूद अगर कोई किसी को अपनी ज़ाती पसंद बना ले तो फिर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यूँ समझ लो सिर्फ इसी बुनियाद पर जोलीसा के लिए बहुत कुछ करता रहा हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कि ये इश्क मोहब्बत की कहानी है 100%, और यकीन करो मैं इसे अब जारी नहीं रखना चाहता। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। बस उम्र का तकाजा समझ लो, यानी वो लम्हात गुजर गए जब मैं जोलीसा के लिए हर शख्स से हटकर सोचता था। मैंने उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पूरी कर दी। टोरिसो में तवील अरसे से अहकामात चल रहे हैं और किसी की मजाल नहीं कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। वो टोरिसो की बेताज बादशाह है, लेकिन मेरे शानों पर सवार होकर बज़ाहिर हमारे दरमियान एक सादा सी मुफाहमत है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरी महबूबा रह चुकी है और अब भी वही सारे मामलात चल रहे हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है कि फिर तो मेरी मदाखलत आपको नापसंद होगी मिस्टर हॉन्डलाक। नहीं मेरे दोस्त, मैं ब्लैकर हूँ और ब्लैकर जहनी तौर पर जिस रिश्ते से मुंसलिक होते हैं उसका अंदाज़ा भला तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है। मगर मैं जोलीसा के इस इक़्तिदार को ख़त्म करना चाहता हूँ। हो जाएगा, भला इसमें क्या दिक्कत होगी? तो फिर आपको सबसे पहला अमल यही करना होगा। मैंने कहा ना हो जाएगा, और तुम्हें इस सिलसिले में तरद्दुद नहीं करना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ कि तुम शबलीसों में कौन से दर्जे के इंसान हो? शबलीसों का कोई दर्जा तो मुतय्यन नहीं किया गया मिस्टर हॉन्डलाक। तुमने अपने आप को कब से जाना? पैदाइश के उस पहले दिन से जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली। यकीनन ऐसा ही होगा और इसमें शक की कोई बात नहीं, लेकिन बाअमल कब हुए इसको भी खासा अरसा गुजर गया। बिलाशुबा मुझे अपनी कुव्वतों का एहसास हो गया था और मैंने उनसे बहुत से काम लिए, लेकिन मेरा जी कभी ये नहीं चाहा कि किसी ऐसी हसीन लड़की को अपनी जानिब अपनी कुव्वतों से मुतवज्जा करूं जो मेरी पसंद बन जाए। यहाँ मैं कुदरती अमल चाहता था और यकीन करो ये अमल किसी हद तक जोलीसा ने मुझे दिया, क्योंकि वो खुद भी एक एबनॉर्मल औरत है। लेकिन जो कुछ जोलीसा कर रही है वो बेहतर नहीं था मिस्टर हॉन्डलाक। अब क्या किया जाए भाई, औरत को खुश करने के लिए उसी की पसंद के मुताबिक अमल करना पड़ता है, चाहे सही हो या गलत। और अब आप क्या करेंगे? जोलीसा को जहनी तौर पर नॉर्मल कर देंगे? कम अज़ कम मेरी महबूबा की हैसियत से उसे ज़िंदा रहने का हक तो मिलना चाहिए।
मैं ज़हनी तौर पर उसे ये हुक्म दूंगा कि टोरिसो के रहने वालों पर से अपनी सितमंगेजियों का जाल हटा ले और उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक जीने दे, जैसे पनामा के दूसरे लोग जीते हैं। हकीकत यह है कि वो जो कुछ करती है, अगर उसके खिलाफ कभी आला हुकाम के कानों तक बात पहुंच जाती है और वो तहकीक के लिए आती हैं, तो मैं उन्हें नॉर्मल करके वापस भेज देता हूँ। इस तरह जोलिसा आज तक महफूज रही है। मेरी वजह से उसे कामयाबियाँ हासिल होती रही हैं, बजाय इसके कि मैं उसे टोरिसो के रहने वालों के इंतकाम का निशाना बना दूँ। ये किए देता हूँ कि उसकी जहनी कैफियत को बदल देता हूँ, यानी वो भी एक आम इंसान की हैसियत से रहे। लेकिन इसके बाद टोरिसो के वो लोग जो इसे इंतकाम लेना चाहते हैं उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये तो है। फिर इस सिलसिले में क्या किया जाए? बस यूं करते हैं कि जोलिसा को जहनी तौर पर हुक्म दे देते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए और टोरिसो के लोगों के खिलाफ कोई अमल ना करे, बल्कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो उनसे यह सवाल करे कि वो क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो लोग इस कदर खौफजदा हैं उससे कि अगर वो उनकी 2-4 बातें मान भी लेती है तो उनका जहन दुरुस्त हो जाएगा और वो इसी खौफ का शिकार रहेंगे कि कहीं उनकी वजह से जोलिसा कोई ऐसा अमल ना कर डाले जो उनके खिलाफ हो। मैंने मिस्टर हॉन्डलाक से ताउन का वादा कर लिया और इसके बाद मिस्टर हॉन्डलाक मेरी खातिर मदारत में मसरूफ़ हो गए। एक शबली से मुलाकात उनके लिए एक दिल खुशकुन तजुर्बा थी। जोलिसा मिस्टर हॉन्डलाक की वाहिद महबूबा थी और वो बेशक उसे चाहते थे। चुनाचे जब उसे जहनी तौर पर आइंदा प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया तो मैं भी वहाँ मौजूद था। जोलिसा बेहद मगरूर औरत थी। मुझे देखकर उसने कहा, ये अब तक तुम्हारे साथ मौजूद है मिस्टर लॉक? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल था? क्या फैसला किया इसके बारे में तुमने? यही कि जो कुछ कर रहा है उस पर अमल कर डाला जाए। मिस्टर हॉन्डलाक अच्छा मजाक करना जानते थे। क्या कह रहा है ये? कहा है जोलिसा की शख्सियत बदल दो। क्या? वो घुर्राई। हाँ, इसका ख्याल है टोरिसो में जोलिसा के दूसरे मोहब्बत करने वाले पैदा हो जाएंगे। मिस्टर लॉक उसे लफ्ज़ों से खिलाते रहे। फिर उन्होंने अपने अमल का आगाज़ कर दिया। टोरिसो में जोलिसा के खिलाफ जिस बगावत ने जन्म लिया था उसने दम तोड़ दिया। वो इस तरह कि मैंने उन 10 जवानों को नॉर्मल कर लिया जिन्हें खुद मैंने इस बगावत पर आमादा किया था। मिस्टर हॉन्डलाक ने जोलिसा को ट्रांस में लेकर उसे हुक्म दिया कि वो आइंदा टोरिसो के रहने वालों के खिलाफ कोई अमल न करे, बल्कि उन्हें मुतमईन करने के लिए खुद एक जलसायाम करे और उसमें अपने अहकामात वापस ले। दिलचस्पियां जारी रहीं। जलसायाम में मिस्टर हॉन्डलाक और मैं भी शरीक था और जोलिसा वो तकरीर कर रही थी जो उसके जहन में दाखिल की गई। उसने कहा, दर हकीकत मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनका मुझे एहसास है और मैं वादा करती हूँ कि दोबारा उन्हें नहीं दोहराया जाएगा। आज से टोरिसो में वो तमाम कवानीन मनसूख किए जाते हैं जो मेरी तरफ से नाफिज हुए। सब लोग हुकूमत पनामा के कवानीन के तहत अमल करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हों। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपसे ताउन कर रही हूँ तो आपको मेरी नेक दिली कबूल करना होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं एक बार फिर अपने अमल का आगाज़ कर दूंगी। मुझसे जिन लोगों को नुकसानात पहुँचे हैं, अगर वो समझते हैं कि मैं उनका अजाला कर सकती हूँ तो वो तहरीरी तौर पर मुझसे रुजू करें। मैं उन नुकसानात की तलाफ़ी कर दूंगी। लोग इस यकीन दहानी से खुश हो गए। तब मैंने टोरिसो में अपनी आमद के असल मकसद से रुजू किया और शीमल के पास पहुंच गया। उसने मेरी दस्तक पर अपने घर का दरवाज़ा खोला और मुझे देखते हुए अजनबी लहजे में बोली, जी फरमाइए। मिस शीमल से मिलना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूँ। मैं जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि आप मिस शीमल हैं। अंदर आ जाइए, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा और मैं उसके साथ कसम पुरसी के शिकार उस घर में दाखिल हो गया जहाँ कुछ भी नहीं था। उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, जो कुछ यहाँ है आप खुद देख लीजिए और अपने बैठने के लिए जगह मुंतखब कर लीजिए। मैं इत्मीनान से एक बोसीदा कालीन पर बैठ गया। मिस शीमल? जी, वो रुंदुही आवाज़ में बोली। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना दूसरे अजनबी नहीं जानते तो आपको यकीनन हैरत होगी। आपका मतलब नहीं समझी, समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ सवालात करना ज़रूरी समझता हूँ। आप सवालात कीजिए। टोरिसो में मैडम जोलिसा ने अपने कवानीन मनसूख कर दिए हैं। हाँ, उसने यही ऐलान किया है। गोया अब यहाँ से लोग आसानी से बाहर जा सकते हैं। क्या कहा जा सकता है, अगर कोई हिम्मत करे तो पता चले। क्या टोरिसो के रहने वालों को यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो इसे मैडम जोलिसा की कोई दिलचस्प शरारत समझ रही हैं। क्या उनमें से कोई इन ऐलानात पर अमल करने की हिम्मत नहीं रखता? नहीं, कुछ लोग तजुर्बा करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या आप भी उनमें शामिल हैं? मैं, उसने एक सिसकी सी ली। हाँ, आप? नहीं, वो हसरत भरे लहजे में बोली। क्यों? मैं तो बस मौत का इंतज़ार कर रही हूँ।
उसके सिवा मेरे दिल में कोई और आरजू नहीं है। क्यों मिस शीमल, आप इस घर को देखकर भी ये सवाल कर रही हैं? उसने कहा और मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने कहा, मेलिना आपकी बहन है। मेरे इस सवाल से जैसे उसके वजूद में जलजला आ गया, वो बुरी तरह कांपने लगी। उसका चेहरा गहरा सुर्ख हो गया। बमुश्किल तमाम उसने कहा, तुम उसे कैसे? वो पनामा में है और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उसे उसकी बहन से मिलाऊंगा। तुम? हाँ, वो मेरी दोस्त है, मैंने कहा और वो फूट पड़ी। ज़ारो की तार रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वहाँ क्या करती है? उसने मुझे नहीं बताया। तुम उसके दोस्त हो, मुझे उसके पास ले जा सकते हो। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, मैंने कहा और वो फरते खुशी से मुझसे लिपट गई। काफ़ी देर उसके साथ रुककर मैं वहाँ से वापस हॉर्नलाक के पास आ गया। तो फिर क्या इरादा है मिस्टर आकिल? बस अब हमें यहाँ से चलना है। पहले पनामा चलेंगे, वहाँ से ज़रूरी इंतजामात के बाद जापान। तैयारियाँ करूँ? उसने पूछा और मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। इसके बाद हमने टोरिसो में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया किया। मैंने अपनी ही कार के ज़रिए वापसी का फ़ैसला किया और एक तवील सफ़र के लिए इंतजामात करके मैंने शीमल के घर का ही रुख किया। यहाँ कहाँ? शीमल हमारे साथ जाएगी। ओह हाँ, ये एक अच्छा फ़ैसला है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसकी वजह से टोरिसो की ज़िंदगी में इनकलाब आया है और मुझे एक अच्छे दोस्त की कुर्बत हासिल हुई है। पनामा में मेरा बड़ा अकाउंट है। इन दोनों बहनों को इतना दे दिया जाए कि ये बकिया ज़िंदगी ऐश से बसर करें। क्यों नहीं? ओके ओके। शीमल को शायद यकीन नहीं था कि मैं अपना वादा इफ़ा करूँगा। मिस्टर हॉर्नलाक टोरिसो के बहुत बड़े आदमी थे। हम दोनों को अपने घर के दरवाजे पर देखकर वह शशदर रह गई, खुसूसन मिस्टर हॉर्नलाक को। तैयार हो जाओ शीमल। क्या? कहाँ? अपनी बहन मेलिना के पास नहीं जाओगी? मिस्टर हॉर्नलाक ने कहा। सर, क्या यह मुमकिन है? तुम्हारे पास जो कुछ हो साथ ले चलो और इसके बाद टोरिसो और इस मकान को बिल्कुल भूल जाओ। मैंने तुमसे तुम्हारा ये आबाई मकान खरीद लिया है। इसके बदले में तुम्हें पनामा में एक उम्दा रिहाइशगाह दूंगा। यकीनन मिस्टर हॉर्नलाक के अल्फाज मेरी बातों से ज़्यादा पुख्ता हैसियत रखते थे। उस बेचारी के पास था ही क्या। एक छोटी सी गठरी लेकर वो हमारे साथ कार में आ बैठी और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शीमल पर बहरानी कैफियत तारी थी। फिर वो दीवानों के से अंदाज में बोलती रही। बिलाखिर सफ़र का इख्तिताम हुआ। इस दौरान बेचारी शीमल ना जाने क्या क्या सोचती रही थी। हमारी गुफ्तगू पर तो वो खैर तवज्जो ही नहीं दे रही थी। उसके अपने ही जहन में ना जाने क्या क्या होगा। जब हम पनामा की आबादी में दाखिल हो गए तो मंसूबे के मुताबिक हमने एक होटल का रुख किया और पनामा के एक शानदार होटल में अपने लिए 2 कमरे हासिल कर लिए। दूसरे कमरे में शीमल मेरे साथ मुकीम हुई। मिस्टर हॉर्नलाक ने अपने लिए बराबर का कमरा मुंतखिब कर लिया। कमरे में दाखिल होते ही शीमल ने कहा, यह तो एक बहुत शानदार होटल है, लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे मेरी बहन मेलिना के पास फ़ौरन ही ले जाओगे। उसकी कैफियत ऐसे मासूम बच्चे की सी थी जिसे किसी खिलौने का वादा कर लिया गया हो और वह फौरी तौर पर वो खिलौना हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर कहा, हमें थोड़ा सा क्याम करना पड़ेगा यहाँ शीमल, और इसके बाद मेलिना तुमसे मिलेगी, इत्मीनान रखो। कहाँ है वो? कहाँ मुलाकात होगी मेरी उससे? क्या उसे इस बात का इल्म है कि मैं यहाँ आ रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यूं करना, उसे बताना नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ। अचानक ही मैं उसके सामने आऊँगी। ठीक है, मुतमईन रहो, ऐसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। मिस्टर हॉर्नलाक से मैंने कहा, हमारा सबसे पहला काम यही है मिस्टर हॉर्नलाक कि हम इन दोनों बहनों को आपस में मिला दें। इसके बाद दूसरे मरहले पर हम इनके लिए एक रिहाइश का तलाश कर दें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन्हें मुतमईन कर दूं। इसके बाद ही हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मिस्टर हॉर्नलाक मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, फिर बोले, यकीनन यही तो नेकियों का अमल है और इसी से शबलीसों की असल कुव्वत का पता चलता है। तुम इत्मीनान रखो। हाँ, वो लड़की मेलिना है कहाँ? उसे तलाश करना पड़ेगा जनाब, मुझे उसका ठिकाना सही तौर पर याद नहीं रहा। कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर चाहो तो जहनी तौर पर उससे राब्ता कर लो, मैं ये काम कर लूँगा, आप मुतमईन रहें। तो फिर मुझे भी इजाज़त दो कि मैं भी अपना काम कर लूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। शीमल को तन्हा छोड़ना इस वक्त बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप उसकी निगरानी करते रहें। वह दीवानगी के आलम में अपनी बहन की तलाश में पनामा की सड़कों पर गुम भी हो सकती है। हमें यह काम पूरे भरोसे के साथ सरअंजाम देना चाहिए, उसके बाद ही हम आराम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ भी मिस्टर हॉर्नलाक ने मुझ पर एतमाद किया और फिर दूसरे दिन सुबह मैं शीमल को मिस्टर हॉर्नलाक के हवाले करके खुद बाहर निकल गया। मैं जानता था कि मेलिना को कहाँ तलाश किया जा सकता है। वैसे उसकी रिहाइश का भी मेरे जहन में थी,
लेकिन हो सकता है वो वहां मौजूद ना मिले। ताहम मैंने उसे उसकी रिहाइशगाह में देख लेना मुनासिब समझा और ये एक खुशकिस्मती की बात थी कि मैं पहले ही मरहले में कामयाब हो गया। मैंने उसकी रिहाइशगाह के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी ने दरवाज़ा खोला। मैली कुचैली जिंदगी के अजाब में गिरफ्तार वो भी किसी तौर शीमल से मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे देखकर आंखें फाड़ती रही, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर उसने शायद मुझे पहचान लिया। बेख्तियार आगे बढ़ी और उसने मेरे सीने पर हाथ रख दिए। तुम मिस्टर आकिल रफ़ीक, तुम? हाँ, आओ अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ किसी और को देखने का इंतज़ार कर रही थी। मैं तो शायद, ओह मुआफ़ करना, बहुत से काम इस कदर आसान नहीं होते। मैं उसके मुख्तसर से फ्लैट में दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा, कैसी हो मैलिना? जैसी थी वैसी ही हूँ। जिंदगी का बोझ घसीट रही हूँ। बस कोई दिलकशी नहीं है इस जिंदगी में, बस एक आरजू पर जी रही हूँ। मगर तुम ये बताओ, क्या तुमने टोरिसो का रुख किया? मैं तुम्हें बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाला हूँ। तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। कहाँ? मैलिना, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? इतना एतबार है तुम पर कि अब खुद पर भी नहीं। मगर अब वो खुशखबरी तो बता दो और ये बता दो कि क्या तुम टोरिसो में दाखिल होने में कामयाब हो गए? तैयारियां कर लो, तुम देर कर रही हो। अच्छा, मैं लिबास बदल लेती हूँ। लेकिन सुनो, तुम यहाँ आए हो, सुबह का वक्त है, क्या मेरे साथ चाय नहीं पियोगे? नहीं, चाय तुम मेरे साथ होटल में पियोगी। तुमने होटल में क्या किया है? और क्या करता? हाँ ठीक है, बस यूं ही मैं समझ रही हूँ कि शायद मेरे जहन पर कुछ बोझ से तारी होते जा रही हैं। मैं अपनी जहनी कुव्वतें खोती जा रही हूँ। मैं 2 मिनट में आई, उसने कहा और इसके बाद गुसल खाने की जानिब चल पड़ी। गुसल खाने से पानी गिरने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। इसके बाद वो एक ऐसे लिबास में मलबूस होकर मेरे सामने आई जिसे शायद उसने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा हिफाजत से रखा हुआ था। ये एक साफ़ सुथरा और कीमती लिबास था, ना जाने किस वक्त की यादगार। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो वो बुझे हुए लहजे में बोली, ये लिबास मैं उस वक्त पहनना चाहती थी जब कभी शीमल मेरे सामने आए और मैं उसे देखूं। लेकिन खैर, ये यकीन तो मुझे कभी नहीं था और आइंदा भी कभी नहीं होगा। आज मैंने पहन लिया है ये लिबास, ना जाने क्यों मेरे हाथ इसकी जाने बढ़ गए। मैं उसे लेकर नीचे उतर आया और फिर अपनी कार में बैठकर चल पड़ा। उसने कहा, अब इतना तो बता दो कि आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ना, अपने होटल में। कहाँ? तुमसे बातें करूँगा। वैसे तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, रोटी खा लेती हूँ रोज़ाना शाम को, लिबास वगैरह भी खरीद लेती हूँ। साल 2 साल में एक आध बार, बस इतनी ही हैसियत है मेरी। लेकिन अगर तुम्हारी बहन शीमल तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उसे यह बताना पसंद करोगी कि इस दौरान तुम क्या करती रही हो? उसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, खौफजदा अंदाज में गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, खुदा के लिए बिल्कुल नहीं। अगर वो कभी मेरे तस्वुर में भी आ गई तो मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं क्या करती रही हूँ। हम लोग ऐसे थोड़ी थे, वो तो वक्त ने हमें ऐसा बना दिया। उसे नहीं पता चलना चाहिए ये बात। और अगर वो कभी पनामा में आ जाए तो तुम क्या करोगी? वो पनामा कभी नहीं आ सकती। टोरिसो की कैद से उसे निजात ही कहाँ मिलेगी? जोलिसा उसे इसीलिए छोड़ देगी कि वो बाहर आकर टोरिसो की कहानियां दूसरे लोगों को सुनाए? नहीं मिस्टर आकिल रफ़ीक, नामुमकिन है। बाज़ औक़ात नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती हैं। तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से गलती से भी अपनी बहन के सामने ये ना निकलने पाए कि तुम यहाँ क्या करती रही हो। और ये भी सुनो, अगर कभी ऐसा हुआ कि शीमल टोरिसो से निकलकर यहाँ तक आ गई तो एक वादा मैं तुमसे करता हूँ। क्या? यहाँ कोई ऐसा कारोबार कर लेना जिससे तुम दोनों बहनों का खर्च चल जाए। फिर अगर कोई शरीफ आदमी मिल जाए तो उससे शादी कर लेना, अपनी और अपनी बहन की शादी करा देना और उसके बाद यहाँ पनामा में ज़िंदगी गुजारना। कितना सुनहरा ख्वाब है ये। जी चाहता है कि आंखें बंद करके सो जाऊं और यही ख्वाब देखती रहूं। उसने हसरत आमेज लहजे में कहा। दोनों बहनों की कैफियत एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं थी और दोनों ही की कैफियत ने मुझे मुतासिर किया था। लेकिन मुसर्रत की बात यह थी कि अब मैं उनके ख्वाबों की ताबीर उन्हें देने जा रहा था। होटल पहुंचकर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैं उसे उस मंजिल के कमरे तक ले गया जहां हम लोगों का क़याम था। मिस्टर होंडलाक के बारे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इस वक्त वो अपने कमरे ही में हैं और ज़ाहिरी बात है कि शीमल अपने कमरे में होगी। इसका अंदाज़ा मुझे दरवाजे पर पहुंचकर हो गया। मैंने मैलिना से कहा, अब तुम ये दरवाज़ा खोल लो और अंदर चली जाओ, मुझे 1-2 मिनट का काम है, वापस आता हूँ थोड़ी देर में। ये तुम्हारा कमरा है? उसने पूछा। हाँ। तुम बार बार चौंक क्यों रही हो?
नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। सॉरी, वेरी सॉरी, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल हुई तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब इन दोनों बहनों को तन्हा छोड़ देना ही मुनासिब था। इन लम्हात में मेरी वहाँ मौजूदगी बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी। चुनाचे मैं मिस्टर हॉन्डलाक के कमरे में आ गया। मिस्टर हॉन्डलाक मुझे देखकर चौंके और फिर तन्हा देखकर बोले, क्या बात है, क्या उससे मुलाकात नहीं हुई? तुम बहुत जल्द वापस आ गए। मुलाकात हो गई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो? शीमल के कमरे में। वो अपने कमरे में ही है ना? हाँ, अभी अभी तो मैं उससे इजाज़त लेकर अपने कमरे में आया हूँ। बस मिस्टर हॉन्डलाक, मैं वो जज्बाती मनाजिर अपने आंखों से नहीं देखना चाहता जो वहाँ पेश आ रहे होंगे। बस एक खतरा है, मिस्टर हॉन्डलाक ने कहा। क्या? कहीं खुशी से दोनों पागल ना हो जाएं। अब ये उनकी तकदीर है, मैं या आप इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। मिस्टर हॉन्डलाक मुस्कुराने लगे। कॉफ़ी पियोगे? हाँ, अजीबोगरीब एहसासात का शिकार हो रहा हूँ मैं। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं। मैं रूम सर्विस को टेलीफोन किए देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हमारे सामने कॉफ़ी आ गई। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं दरवाजे पर जाकर उन दोनों की कैफियत और सूरत हाल मालूम करूँ। बस मुंतज़िर था इस बात का कि उधर ही से कोई सिलसिला शुरू हो। हम कॉफ़ी पीते रहे और बातें करते रहे। मिस्टर हॉन्डलाक ने कहा, यकीनी तौर पर अब वो जज्बाती मंजिल से गुजर चुकी होंगी। क्या हम उनकी खबरगिरी करें? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मिस्टर हॉन्डलाक, अगर आप चाहें तो चले जाएं। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लिया जाए। वैसे अब इसके फ़ौरन ही बाद मुझे दूसरे काम करने की इजाज़त दो। मसलन भाई, वक्त मिल गया है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना दूसरी कार्रवाइयाँ भी अभी कर डालूँ। शायद आपकी मुराद शीमल और मैलिना के लिए घर की तलाश है। बिल्कुल वही मुराद है। इस काम की तकमील के बाद ही हम अपनी जापान रवानगी के इंतज़ामात करेंगे। ठीक है, ज़रा इस मरहले से निमट लिया जाए, उसके बाद हम देखेंगे। मुझे उस तरफ की खामोशी पर हैरत हो रही थी। ना जाने क्या कैफियत रही उन दोनों की। फिर यह एहसास भी हुआ कि कहीं वाकई कोई संगीन हादसा न पेश आ गया हो। चुनाचे मैं मिस्टर हॉन्डलाक को साथ लेकर उनके कमरे में दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने दस्तक दी तो अंदर से मैलिना की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? उसकी आवाज़ सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ था। मैंने कहा, आकिल रफ़ीक। दरवाज़ा खुल गया। मैंने दोनों बहनों को देखा। मुसर्रत से उनके चेहरे गुलनार हो रहे थे। आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं और एक अजीब सी कैफियत उन पर तारी थी। दोनों ही दौड़कर मुझसे लिपट गईं और मुझे जगह जगह से चूमने लगीं। मिस्टर हॉन्डलाक सिमट कर एक जगह हो गए और मुस्कुरा रहे थे। कुछ लम्हात के बाद मैलिना ने कहा, और तुम हमारे लिए ना जाने क्या बन चुके हो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों बहनें मिल गईं, शीमल कहने लगी। गोया तुम, मेरे खुदा। मगर मिस्टर हॉन्डलाक, मैं समझता हूँ बेबी तुम क्या कहना चाहती हो। मिस्टर हॉन्डलाक बोले, भला बताइए क्या कहना चाहती हूँ मैं। यही ना कि एक शख्स टोरिसो पहुंचा और उसने जोलिसा के होश ठिकाने कर दिए और बिल आखिर टोरिसो को जोलिसा की कैद से आज़ाद करवा के शीमल को यहाँ ले आया और वो मैलिना से वादा करके गया था कि ऐसा ही करेगा। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। ये शख्स वाकई इंसान है या आसमानों से उतरा हुआ कोई और? मिस्टर हॉन्डलाक ने शाने हिलाते हुए कहा, यह बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे सवाल कर सकती हो। तुम हमारे लिए अजमत का निशान हो। हम तुम्हें कोई नाम भी नहीं दे सकते, शीमल अकीदत भरे लहजे में बोली और मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, दूसरा काम तुम्हारे लिए मिस्टर हॉन्डलाक करना चाहती हैं शीमल और मैलिना। क्या? दोनों बैक वक्त बोली। मिस्टर हॉन्डलाक ने जैसा कि शीमल से रास्ते में कहा था कि वो उसका आबाई मकान खरीद रही हैं और इसके बदले वो यहाँ तुम लोगों को एक मकान दे देंगे। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम पनामा में ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद हो या यहाँ से कहीं और जाना चाहती हो। क्या जोलिसा हमारी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगी? शीमल ने खौफजदा लहजे में कहा, जोलिसा यहाँ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। तो फिर पनामा ही हमारे लिए बेहतरीन पनागा है। लेकिन हाँ, ये बात क्या कही आपने मिस्टर हॉन्डलाक? हाँ बेबी, ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाहता हूँ कि बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम यहाँ कोई कारोबार भी शुरू कर दो। मैलिना, क्या तुम्हारे इल्म में ऐसा कोई कारोबार है? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों बहनें यहाँ बहुत उम्दा तरीके से बौतीक चला सकती हैं और हमें इसका तजुर्बा भी है। मैं यहाँ दुकानदारी कर सकती हूँ और मेरी बहन शीमल, हमें यकीन है कि बस तो ये मसला भी तुमने हल कर दिया। मकान के साथ साथ तुम्हें एक दुकान की भी ज़रूरत है और वो भी तुम्हारे लिए मुहैया कर दी जाएगी। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो और तुम बैठकर अपने देवता से गुफ्तगू करो, मिस्टर हॉन्डलाक ने कहा और मुझसे इजाज़त लेकर बाहर निकल गए। हमें तकरीबन 3 दिन इस काम में सरफ हुए।
मिस्टर होंडलाक शब रोज मसरूफ रहे और बिलाखिर एक इंतहाई खूबसूरत मकान, जिसमें सामने के हिस्से में एक दुकान भी थी, उन लोगों के हवाले कर दिया गया। मिस्टर होंडलाक ने इतनी ही मोहब्बत का सबूत दिया था जितने उनसे तवक्को की जा सकती थी। दोनों चीज़ों को उन्होंने आरास्ता कर दिया और इसके साथ साथ ही उन्हें नकद रकम भी पेश की। भला किसी शबलीस के लिए दौलत क्या हैसियत रखती है। उसके बैंक तो दुनिया के हर गोशे में खुले होते हैं, जहाँ से चाहे अपने चेक कैश करा सकता है और ये चेक उसके जहन में महफूज रहते हैं। चुनाचे मिस्टर होंडलाक ने ये तमाम कार्रवाइयाँ बआसानी कर लीं और इसके साथ साथ ही मुझे अपनी दानिश्त में एक और खुशखबरी सुनाई। मैं यहाँ से कागजात की तैयारियों के सिलसिले में भी काम करा रहा हूँ। यकीनन तुमने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी होगी। नहीं मिस्टर होंडलाक, अभी कहाँ। मेरा ख्याल है आज के बाद हमें यही काम करना है। कल शाम की फ़्लाइट से हम जापान रवाना हो रहे हैं। हम? हाँ, मेरा मतलब है मैं और तुम। तो क्या? मैंने हैरत से कहा। हाँ, कागजात और दूसरी तमाम अशिया मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पनामा में भी मेरी हैसियत बेमायनी नहीं है और मेरे इतने शनासा यहाँ मौजूद हैं कि अगर मैं उनमें से किसी काम के लिए उनसे कहूँ तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। चुनाचे मेरी जापान रवानगी का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया और इसके साथ ही मेरे दोस्त आकिल रफ़ीक की रवानगी का भी। ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद हैं, इन्हें चेक कर लो। हमारे पास खुशियों के अलावा और कुछ नहीं था। मैं बहुत सी बातें भूल गया था। माजी के बहुत से नकूश मेरे जहन में पोशीदा थे, लेकिन अब माजी ही की गिरफ्त में फंसे रहना कहाँ की अक्लमंदी थी। यहाँ तो एक एक लम्हे हाल बदलता रहता था। चुनाचे मैंने इस बात पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। दोनों बहनों को उनके घर में छोड़ दिया गया और हम उन्हें खुदा हाफिज कहकर उठकर चले आए। हालांकि वो चाहती थी कि हम उनके पास क्याम करें और अब होटल में क्याम करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन हम अपना प्रोग्राम किसी और को देने के कायल नहीं थे। उन दोनों की ज़िंदगी का एक बेहतर आगाज़ हो चुका था और इसके बाद उनके साथ हमारे ये काम ख़त्म हो जाता था। चुनाचे अब ज़रूरी भी नहीं था कि उनसे दोबारा मुलाकात की जाए और मिस्टर होंडलाक ने वैसे भी मुझे बता दिया था कि कल शाम की फ़्लाइट से हम जापान रवाना हो रहे हैं। उस वक्त तक के लिए भला होटल के इस कमरे से ज़्यादा हमारे लिए बेहतर जगह और कौन सी थी। लेकिन शीमल और मेलिना ने हमें रात के डिनर के लिए रोक लिया और इसके बाद ही हम वहाँ से वापस अपने होटल जा सकते थे। दोनों बहनों का दिल रखने के लिए हमने उनकी यह दावत कबूल कर ली। वो खुशी से दीवानी हो रही थी। अपने नए घर में ज़िंदगी गुजारने के ना जाने क्या क्या ख्वाब उनकी आंखों में बसे हुए थे। अपनी कोशिश पर उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन खाना अपने हाथों से तैयार किया और मिस्टर होंडलाक ने बड़ी फराख दिली से उस खाने की तारीफ़ की। फिर इसके बाद हमने उनसे इजाज़त मांगी। शीमल ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, हमने ज़मीन पर फरिश्ते कभी नहीं देखे, लेकिन अब हमें यह कहते हुए कोई दिक्कत नहीं महसूस होती कि अब हमने फरिश्ते देख लिए हैं। फरिश्ते बहुत बुलंद होते हैं शीमल, उनसे हमारा मुआवजा न करो। बस हमें यह खुशी है कि अपना थोड़ा बहुत इंसानी फ़र्ज़ पूरा कर सके, मैंने कहा। इसके बाद दोनों बहनों ने लातादाद दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। हमें अब उनसे दोबारा नहीं मिलना था। कार ड्राइव करते हुए मैंने मिस्टर होंडलाक से यही बात कही, क्या ये सच नहीं है मिस्टर होंडलाक कि किसी को एक छोटी सी खुशी देकर इंसान को कितनी बड़ी खुशी मिलती है? हाँ, मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी ये ज़िंदगी बेमकसद ही गुजारी। बल्कि सच्ची बात यह है कि अपनी एक महरूमी को निगाहों में रखकर मैंने जोलीसा को अपनी कुर्बत में कबूल किया और उसकी वजह से हर अच्छे इंसानी अमल से दूर हट गया। काश मुझे भी तुम्हारी तरह ऐसे मौके मिले होते तो मैं दूसरों में खुशियां बांट सकता। जो लम्हात गुजर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते मिस्टर होंडलाक, लेकिन ज़िंदगी का वो सांस जो हमारा आखिरी सांस होता है कभी निगाहों में नहीं होता। हम उससे पहले जो कुछ भी कर लें अपनी ज़ात की खुशी के लिए वो बेहतर होता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, मैं भी इम्कान भर अब यही कोशिश करूँगा कि किसी के काम आ जाऊँ। तुम तो इस सिलसिले में मुझसे बहुत आगे हो। मैंने हंसते हुए बात ख़त्म कर दी। कार को पार्किंग लॉट पर खड़ा करके हम होटल में अपने कमरे की जानिब चल पड़े। ये पनामा में हमारा आखिरी दिन बल्कि आखिरी रात थी। कल का दिन और गुजारना था और उसके बाद हमें जापान के लिए रवाना होना था। लिफ्ट से हम राहदारी में उतर गए। अच्छी खासी रात हो चुकी थी और राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। मिस्टर होंडलाक ने कुछ देर के लिए मुझे अपने कमरे में आने की दावत दी। मेरे ऊपर भी नींद का गलबा नहीं था, चुनाचे मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। मैं भी उनके साथ साथ ही था। मिस्टर होंडलाक जानते थे कि कमरे का लाइट का स्विच कहाँ है, चुनाचे उन्होंने बटन पर उंगली रखकर रोशनी की। लेकिन ये क्या, ये रोशनी थी कि रोशनी का तूफान। एक क़यामत आ गई थी कमरे में।
इतनी तेज और सफ़ेद रोशनी के बेनाई जाने का खदशा पैदा हो गया। हमारी आंखें फौरन ही बंद हो गईं और एक लम्हे के लिए हमारे असाब झुंझुना कर रह गए। ना जाने ये क्या हो गया। आंखों पर दोनों हाथ रखकर उन्हें भींच लिया, लेकिन रोशनी उनसे गुजरकर आंखों तक पहुंचने लगी और इसके बाद एक ठंडा सा एहसास हुआ। गालिबन रोशनी बुझ गई थी, लेकिन आंखों के सामने तारे नाच रहे थे और आंखें खोली नहीं जा रही थीं। बहुत देर तक हम दोनों आंखों पर हाथ रखे खड़े रहे। अक्ल ने तो वैसे ही साथ छोड़ दिया था। बात समझ में नहीं आई थी कि बिजली का बटन दबाते ही यह खौफनाक रोशनी कहाँ से उभर आई, जैसे सूरज ज़मीन पर आ गया हो। बहरहाल अब कैफियत बेहतर थी और आहिस्ता आहिस्ता आंखों की तकलीफ में कमी होने लगी। बमुश्किल तमाम डरते डरते मैंने आंखों पर से हाथ हटाए और कमरे के माहौल को देखा। किसी और तरफ देखने के बजाय ज़मीन ही की जानिब देखना ज़्यादा मुनासिब था। ज़मीन पर ठंडी सब्ज रोशनी फैली हुई थी। मिस्टर होंडलाक भी अपनी कैफियत से निकल आए थे। हमने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। तभी मेरी निगाह सोफे की जानिब उठ गई। सब्ज रोशनी में सफ़ेद लिबादा हल्का हल्का नजर आ रहा था। बड़े बड़े बाल शानों से बहुत नीचे बल्कि बिखरे हुए थे और उनके दरमियान एक जानदार चेहरा मुस्कुरा रहा था। लंबी सी दाढ़ी, सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें। यह गुरु जगराजन राज के अलावा और भला कौन हो सकता था। मेरे जहन को ज़ोरदार झटका लगा और मैं फटी फटी आंखों से गुरु जगराजन राज को देखने लगा, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। लेकिन मिस्टर होंडलाक किसी कदर नापसंदीदा निगाहों से उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने करख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम? गुरु जगराजन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी खामोश खड़ा हुआ था। मिस्टर होंडलाक ने ऊपर निगाह दौड़ाई और उन लाइटों को देखने लगे जिन्होंने अपनी कुव्वत से 1000 गुना ज़्यादा रोशनी बखेर दी थी। वो उस वक्त बंद थीं। सिर्फ मध्यम सब्ज लाइट जल रही थी जो नाइट बल्ब की थी। समझ में नहीं आता था कि इतनी तेज़ रोशनी कहाँ से उभरी थी। गुरु जगराजन राज की आवाज़ सुनाई दी, कहो आकिल जी, कैसे हो? बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई। ये तेज़ रोशनी कैसी थी गुरुजी? मैंने कहा। जहन बिल्कुल झुंझुना रहा था। इस दौरान जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक बार भी गुरु जगराजन राज का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब जब वो निगाहों के सामने आ गया था तो माजी का एक एक नक्श जहन में वाज़े हो गया। जगराजन राज, मेरा जहन डबल हैसियत का मालिक, इससे पहले ये सब कुछ नहीं था। मगर मिस्टर होंडलाक उसके ट्रांस में नहीं थे, इसलिए वो जगराजन राज को मुसलसल घूरे जा रहे थे। आप सुनाइए जगराजन महाराज, आप कैसे हैं? मिस्टर आकिल, क्या मेरा इनसे तारुफ नहीं कराया जाएगा? और इस तारुफ से पहले मैं इस रोशनी का राज जानना चाहता हूँ। मिस्टर होंडलाक बोले, महाराज, हम रोशनी के पुजारी हैं और रोशनी की देवी हमारे साथ साथ चलती है। हम यहाँ मौजूद थे तो भला रोशनी क्यों ना होती? जगराजन राज ने अपने मखसूस मक्काराना अंदाज में कहा। और तुम यहाँ क्यों मौजूद थे? मिस्टर होंडलाक, भला अपने आप को किसी से क्या कम समझते? अब ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करने की हैं। बैठो, आराम से बैठो, मेहमान का स्वागत करो। तुम तो इस तरह भड़क रहे हो जैसे कोई बुरी रूह देख ली हो तुमने। मिस्टर, मैं तुमसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि तुम इस कमरे में कैसे दाखिल हुए? अरे, हम तो इंसानों के दिल में दाखिल हो जाते हैं मिस्टर होंडलाक, तुम और तुम्हारा कमरा। गुरु जगराजन राज ने उसी मखसूस लहजे में कहा। मैंने मिस्टर होंडलाक को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर होंडलाक, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। गुरु जगराजन राज क्या जादूगरी करती हैं? होंडलाक ने पूछा। अरे, जादूगर तो तुम लोग हो भाई, हम तो एक जोगी सन्यासी हैं, हम जादूगरी क्या करेंगे? मैं पूछता हूँ कि ये रोशनियों का राज क्या था? बता तो चुके हैं महाराज, तुम तो ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे हमें उठाकर बाहर फेंक दोगे। बैठो बैठो, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अच्छा छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी गुजरी आकिल रफ़ीक? वैसे एक बात हम जानते हैं, समझदार गोताखोर जब समुंदर में गोता लगाता है तो कुछ लेकर ही निकलता है। मगर भाई, ये मिस्टर होंडलाक हैं ज़रा गलत चीज़। अच्छा वक्त देखा है इन्होंने, जब भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा। बैठो भैया, बैठ जाओ, बुरा वक्त भी एक चीज़ होती है। तशरीफ़ रखिए मिस्टर होंडलाक, मैं आपका इनसे मुकम्मल तारुफ कराए देता हूँ। मैं ऐसे लोगों का तारुफ पसंद नहीं करता जो इंसानियत से इस कदर आरी हों। अव्वल तो ये शख्स हमारे कमरे में बगैर इजाज़त कैसे दाखिल हुआ, और इसके बाद इसने ये हरकत की कि किसी तरह रोशनियाँ तेज़ कर दी, और मैं इसकी वजह जानता हूँ। क्या भैया, हमें भी बता दो, गुरु जगराजन राज ने कहा। इस तरह तुम वो लम्हात चाहते थे जिसमें हमारे हवास मुअत्तल हो जाएं। ना मिस्टर होंडलाक, ना, ऐसे लम्हात तो हम जब चाहे मिल सकते हैं। गलत फहमियाँ हैं तुम्हारी। ठीक है, हम बुरा नहीं मान रहे तुम्हारी इस बात का,
जब कोई किसी को जानता ही नहीं है तो पहचानेगा कैसे हैं? क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आकिल रफीक जी? अब आकिल जी को देखो, हमें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। क्यों, हमने गलत कहा? नहीं गुरु जगराजन राज, मिस्टर होंडलाक, जगराजन राज जी बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, ना जाने कौन कौन से अलूम जानते हैं, और सच्ची बात यह है कि शबलीसों के जहन पर हावी हैं। हाँ, ये हमारा तारुफ है मिस्टर होंडलाक, और अब हम तुमसे बात करेंगे क्योंकि तुम हमारे काम के आदमी हो। बात यह है अपने आकिल रफीक जी कि हमने तुम्हें छोड़ दिया था जैसे बैल को स्वाब के तौर पर छोड़ दिया करती हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। तुम्हारे जरिए हम और शबलीसों का शिकार करना चाहते हैं। हाँ भैया होंडलाक, तुम जरा दूसरे किस्म के आदमी हो। ये समझ लो, लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेर पालने का शौक होता है, कोई हिरन पालता है, कोई शेर पालता है, मगर हम शबलीस पालते हैं, समझे? काले जहन वाले पालते हैं हम। अरे हमारी खोपड़ी में क्या घुसे जा रहे हो? लो देख लो, तलाश कर लो जो कुछ इसमें है, निकाल कर उसके बाद हमारी खोपड़ी हमें वापस कर दो। गुरु जागराजन राज ने अचानक ही दोनों हाथ गर्दन पर रखे, और जब उनके हाथ वहां से हटे तो उनका सर उनके हाथों में था, और होंडलाक ने बदहवासी के आलम में उसे कैच भी कर लिया। गुरु जागराजन राज का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब उसके सामने था। एक लम्हे में मिस्टर होंडलाक को यह ख्याल आया कि यह क्या खौफनाक सूरत हाल है। चुनाचे वो चेहरा उन्होंने फुर्ती से एक तरफ उछाल दिया, लेकिन उसे मैंने कैच कर लिया। गुरु जागराजन राज का कह कहा मेरे हाथ में उभरा। उसका बकिया जिस्म वहीं उसी सोफे पर रखा हुआ था और उसमें जुम्बिश थी, जबकि मेरे हाथ में मौजूद उनका सर हंस रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। फिर उसने कहा, ये हैं तुम्हारे मिस्टर होंडलाक। अरे भाई, ये काले जहन वाला होना एक अलग बात है, ये तो भगवान की देन है, वरना सच्ची बात है इल्म दूसरी चीज होती है। ये तो यूं समझो तुम्हें बाप दादा का रखा हुआ खजाना मिल गया है, इस पर बहुत ज्यादा ना इतराओ। लाओ आकिल, हमें हमारी खोपड़ी दे दो। अरे हाँ, हमारी खोपड़ी में घुसकर हमें टटोल रहे थे। इन्हें बताओ कि भैया कि ये इनके बस की बात नहीं है, इनकी एक खोपड़ी है, हमारी 1000, क्या समझे? लाओ हमारा सर हमें दे दो। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ऐसा मेरे भी कशीदा थे, लेकिन मैं गुरु जागराजन राज को जानता था, इसलिए खुद को संभाले हुए था। चुनाचे खोपड़ी उस तरफ उछालने की बजाय मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उसके हवाले कर दी, और उसने दोनों हाथ फैलाकर उसे ले लिया। फिर शानों पर अपनी जगह जमा कर गर्दन को इस तरह जुम्बिश देने लगा जैसे रगें खोल रहा हो। मिस्टर होंडलाक की जो कैफियत थी उस वक्त उसे अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। फटी फटी आंखों से कभी गुरु जगराजन राज को देखते और कभी मुझे। मैंने अब यह जरूरी समझा कि मिस्टर होंडलाक को जगराजन राज के बारे में बता दिया जाए। हकीकत यह है कि एक बार फिर मेरा जहन भटकने लगा और मैं दोहरी सोचों का हामिल हो गया। मैंने कहा, मिस्टर होंडलाक, गुरु जगराजन राज बहुत बड़े गुरु हैं, इनकी पुरस्कार कुव्वतों का मुकाबला शबलीस नहीं कर सकते। इन्हें शबलीसों के खिलाफ काम करने के लिए एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, और दर हकीकत हम इनकी जहनी कुव्वतों के मुकाबिल नहीं हैं। ये शबलीसों की ज़िंदगी में एक नया तजुर्बा कर रही हैं। मेरे ख्याल में हमें इनसे ताउन करना होगा। मिस्टर आकिल रफ़ीक, ये बात आपने पहले नहीं बताई थी कि हमारा वास्ता पनामा में किसी ऐसी शख्सियत से पड़ेगा। आप खुद इन्हें देख चुके हैं, और यह भी आपके इल्म में है मिस्टर होंडलाक कि मैंने इन्हें मदऊ नहीं किया, बल्कि मैं खुद भी इनसे उतना ही नावाकिफ़ हूँ। मेरा मतलब है इनकी यहाँ मौजूदगी से जितने आप। बहरहाल गुरुजी अब आपके सामने हैं। अब आप हमें ये बताइए गुरु जगराजन राज कि आप हमें किसी खास मकसद के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात तूने सच कही आकिल बेटा। जैसा कि मैंने तुझे बताया था कि अभी तो मुझे बहुत से शबलीसों से राब्ता कायम करना है। तुझे मैंने ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया था। मुझे जवाब दे कि क्या इस बीच तूने कभी मेरी आवाज़ अपने कानों में सुनी या मेरे बारे में सोचा नहीं? सोचा होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और अब जबकि तू अपने साथ एक मुर्गा और फांस लाया है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि ये हमसे दूर रहे? मिस्टर होंडलाक, आप भी ये बात गौर से सुन लें। दर हकीकत इवन कार्लोस के पास जाने से पहले आपको मेरे ही पास आना चाहिए था। इवन कार्लोस ने जिन नेकियों का काम शुरू किया है उनकी तकमील तो मेरे ही पास से होगी। आप मेरे काम के आदमी हैं। इवन कार्लोस के पास जाने से पहले कुछ दिन मेरे पास मेहमान रहें, और उसके बाद आपको इस संसार में उसी तरह छोड़ दिया जाएगा जिस तरह आकिल रफ़ीक जी आज़ादी से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी मिस्टर होंडलाक, बल्कि आप इवन कार्लोस के लिए अपनी पसंद के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी पसंद हमारी शामिल हो जाएगी। क्या समझे? बस थोड़े दिन आप हमारे पास रहेंगे।
अभी आपका दिमाग नामुकम्मल है, उस नामुकम्मल दिमाग की तकमील तो हमें ही करना होगी महाराज। भला कोई और क्या कर सकेगा आपके लिए? तो फिर ठीक है, तुम यहाँ क्याम करो आकिल रफीक। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने साथ ले जा रही हैं। कुछ दिन इन्हें अपने साथ रखेंगे और उसके बाद तुम्हारे ही पास वापस पहुंचा देंगे। इस दौरान तुम्हें पानामा ही में क्याम करना पड़ेगा। यही होटल सबसे अच्छा है। तो फिर हम चलें। उठो मिस्टर होंडलाक। क्या बकवास है, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कौन मजबूर कर सकता है? ना महाराज ना, मजबूरी की क्या बात है, इसमें मोहब्बत की बात है। चलो हमारे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मिस्टर होंडलाक ने कहा और गुरु जगराजन राज बड़े भयानक अंदाज में हंसने लगा। फिर उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और रोशनी का एक और झमाका हुआ। तब मैंने देखा कि कमरे में ना गुरु जगराजन राज है ना मिस्टर होंडलाक। मैं तन्हा उस कमरे में बैठा हुआ था और मेरा जहन साएं साएं कर रहा था। जो कुछ हुआ था मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का था। उन लोगों के गायब हो जाने के बाद मेरा जहन जैसे गुरु जगराजन राज के शहर से आज़ाद हो गया और उस वक्त अगर सही मायनों में अपना तजुर्बा किया जाता तो ये यकीन हो जाता कि मैं जगराजन राज के ट्रांस में नहीं हूँ और अपने तौर पर सोच सकता हूँ, अपने तौर पर अमल कर सकता हूँ। वहाँ से उठा और अपने कमरे में आ गया। मिस्टर होंडलाक का कमरा मैंने बंद कर लिया। हालांकि इससे पहले दिलो दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कैफियत में थे। जो कुछ किया था हमने शीमल और मेलिना के साथ, उसने रूहानी सुकून बख्शा था और रूहानी सुकून से ज़्यादा कीमती शय और कोई नहीं होती। बड़े खुश आए थे होटल में अपने कमरे में, लेकिन यहाँ ये वाक़या पेश आ गया था और इसने अचानक ही मुझे यह एहसास दिलाया था कि मैं गुरु जगराजन राज के ज़ेरे तजुर्बा रह चुका हूँ। और इसके बाद जगराजन राज ने तमाम कैफियत मेरे सामने बयान कर दी थी। मिस्टर होंडलाक यकीनी तौर पर जगराजन राज के लिए काबिल तवज्जो थे और मेरे ज़रिए उनका इंकशाफ हुआ था। जहन एक अनोखी थकन महसूस कर रहा था, किसी बात में दिल नहीं लग रहा था। लिबास वगैरह तब्दील किया, गुसल खाने में जाकर मुंह हाथ वगैरह धोया और उसके बाद बिस्तर पर आकर लेट गया। अजीब सी सनसनी दिलो दिमाग पर तारी थी। अपने बारे में सोचने लगा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या मुसीबत नाजिल हो गई है मुझ पर? हालांकि दुनिया के किसी आम आदमी को अगर ये कुव्वत मिल जाए तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने माहौल के बारे में सोचेगा। फिर मेरी जैसी शख्सियत का मालिक, एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला जिसमें गरीबी का बसेरा था, लेकिन जिसकी तकदीर बदल गई। असूली तौर पर मुझे लंदन नहीं जाना चाहिए था, अपने वतन में अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। इस कुव्वत से बस इतना काम लेता कि अगर कोई मुश्किल में नज़र आए तो उसकी मदद कर दी जाए और इसके अलावा अपनी हैसियत बनाई जाए। किसी पर इजहार ही नहीं करना चाहिए था कि मैं कुदरती तौर पर एक अनोखी कुव्वत का मालिक हूँ।